पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबरदाज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। दोनों गाड़ियों की अगली सीटों पर हमने 2-2 लाशें और अक़बे नशिस्त पर 4-4 लाशें यूं रखीं जैसे वो गाड़ी में बैठे हों। 12 लाशें आसानी से गाड़ियों के कैबिन में समा गई थीं। मैंने कार की डिग्गी से एक क्लैशनकोफ और 4 भरी हुई मैगजीनें निकाली और गाड़ियों की तरफ बढ़ गया। रशीद खोजने वाली निगाहों से मुझे घूर रहा था, लेकिन उसने इस्तिफसार करना जरूरी न समझा। मैंने अगली गाड़ी के दाहिनी जानिब खड़े होकर क्लैशनकोफ कॉक करके सेफ्टी लीवर को ब्रेस्ट पर सेट किया और ट्रिगर दबा दिया। बैरल को छिड़काव के अंदाज में अगली और अकबी दोनों नशिस्तों पर फेरता रहा। तड़तड़ाहट और माहौल गूंज उठा था। फिर उसी गाड़ी के दूसरी जानिब खड़े होकर मैंने दूसरी मैगजीन खाली की। खाली मैगजीनें मैं रशीद की जानिब फेंकता जा रहा था ताकि वो संभाल ले। दूसरी गाड़ी के दोनों जानिब भी मैंने यही हरकत दोहराई। वो आम खिड़कियां थीं, बख्तरबंद गाड़ी नहीं थी कि गोली को रोक पाती। गाड़ी की बॉडी में छलने की तरह सुराख हो गए थे। क्लैशनकोफ का रेट ऑफ फायर काफी तेज है, यानी 1 मिनट में 700 से 800 राउंड फायर कर सकती है। और वैसे तो क्लैशनकोफ की मुख्तलिफ किस्म की मैगजीनें दस्तियाब हैं, जिनमें 40, 75 और 120 गोलियों की गुंजाइश रखने वाली मैगजीनें शामिल हैं। लेकिन ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मैगजीन में 30 गोलियों की गुंजाइश होती है। इससे अंदाजा लगा लें कि एक मैगजीन कितने सेकंड में खाली हो सकती है। मेरा जाती तजुर्बा है कि 30 गोलियों वाली मैगजीन को खाली होने में 2.5 से 3 सेकंड का वक्त लगता है। जहां एक बात की वजाहत कर दें कि कुछ हथियार ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे LMG और 12.7 mm गन वगैरह। खुदकार हालत में जितनी देर ट्रिगर पर दबाव बरकरार रखा जाए, हथियार फायर करता रहता है, यहां तक कि मैगजीन से आखिरी गोली भी फायर हो जाए। कुछ हथियार सेमी ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे मुख्तलिफ पिस्टल वगैरह। सेमी ऑटोमेटिक हालत में हर गोली फायर करने के लिए ट्रिगर दबाना पड़ता है। और कुछ हथियार बोल्ट एक्शन होते हैं, जैसे रेंज मास्टर, थंडर बोल्ट वगैरह। बोल्ट एक्शन हथियारों में हर बार गोली चलाकर राइफल नए सिरे से कॉक करना पड़ती है, और ऐसा आमतौर पर स्नाइपर राइफलों में होता है। कुछ हथियार खुदकार और नीम खुदकार दोनों तरह अमल करते हैं। उनके सेफ्टी लीवर्स 3 पोजीशंस पर एडजस्ट किए जा सकते हैं, जैसे G3, क्लैशनकोफ वगैरह। अलबत्ता इंडिया की बनी हुई राइफल इंसास में एक इजाफी खूबी है कि 3 गोलियों का ब्रस्ट एक बार ट्रिगर दबाने पर फायर करने की सलाहियत रखती है। करीब की लड़ाई यानी इमारती लड़ाई में राइफल की ये खूबी काफी मुफीद रहती है, क्योंकि दुश्मन से मुकाबले के वक्त एहतियात का तकाजा यही है कि उस पर एक से ज्यादा गोलियां फायर करके उसकी हलाकत को यकीनी बनाया जाए। और सेमी ऑटोमेटिक हालत में मुसलसल 2 या 3 बार ट्रिगर दबाना एक बार ट्रिगर दबाने से बहरहाल दिक्कत तलब है। अगर सेफ्टी को ऑटोमेटिक हालत में रखा जाए तब भी ये मसला रहता है कि एक बार के दबाव से 4-5 गोलियां फायर हो जाती हैं, जो एमुनिशन के ज़िया का बायस बनती हैं। गांव में जो लोग खेतों में काम कर रहे थे या किसी और वजह से घर से बाहर थे, वो फायरिंग की शुरुआत ही में घरों को भाग गए थे। शायद किसी तेज तर्रार ने थाने में घंटी कर दी हो, मगर अब तक पुलिस नहीं पहुंची थी। ऐसा होने की सूरत में हमें अपने आदमी जरूर मुत्तला करते, क्योंकि उस गांव में थाना या पुलिस चौकी मौजूद नहीं थी। वहां से थाना 10-12 किलोमीटर दूर था। खैर, ये इतना फासला नहीं था कि पुलिस अब तक ना पहुंच पाती। इसकी वजह यही हो सकती थी कि किसी ने थाने में इत्तला देने की जहमत ही नहीं की थी, या पुलिस को इत्तला तो मिल गई थी मगर वो लड़ाई के इख्तिताम का इंतजार कर रही थी। और ये ज्यादा करीने कयास था। पड़ोसी होने के नाते उनकी पुलिस की आदत भी हमसे मुख्तलिफ नहीं है। वो भी सांप निकलने के बाद लकीर पीटना बेहतर समझते हैं।
फायर करके मैंने क्लैशनकोफ कार की डिग्गी में रखी और रशीद के हमरा बैठ गया। वो स्टीयरिंग पर तैयार बैठा था। मेरे नशिस्त संभालते ही उसने कार आगे बढ़ा दी। उसने गांव वाले रास्ते की बजाय उसी सड़क पर सीधा चलना बेहतर समझा था। आगे बढ़ते ही उसने शगुफा छोड़ा। मुझे नहीं लगता कि लाशों पर गोलियां बरसाने की वजह रुकमनी से मोहब्बत हो सकती है। मैंने तंजिया अंदाज में माजी करीब का मुकालमा याद दिलाया। याद है कहा था तुम्हें वक्त का ज़िया बिल्कुल पसंद नहीं, वो कहा लगाते हुए बोला। तब मैं खुद को कायद समझ रहा था और क़यादत करने वाला इतना नखरा तो कर सकता है। मैं मुतबस्सम हुआ। खैर सीनियर तो तुम ही हो। उसने हकीकत उगली। बोला सच तो ये है मेरे भाई, आज तक काफी लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है, लेकिन कोई भी इतना बासलाहियत, बाएतमाद और हंसमुख नहीं देखा। हम तो एक दूसरे के फर्जी नाम के अलावा कुछ जानते ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ काम करते हुए यूं लग रहा है जैसे हमारी बरसों की वाकफियत है। मेरी हंसी मजाक की हिस्स तो दुश्मन मुल्क की फजा ने ऐसी छीन ली थी गोया मुझे हंसना आता ही नहीं, और अब हर बात खुले डुले और बेतकल्लुफी के अंदाज में करने को जी जा रहा है। मैं फलसफियाना अंदाज में बोला, परेशानियों को सोचना, उलझनों को अपने मिजाज पर हावी रखना और मुश्किलात के सामने हथियार डालने से मसाइल का हल निकला करता है, ना इंसान कामयाबियां समेट पाता है। बाकी होना तो वही है जो मालिक की मर्जी है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में हंसते हुए जिद्दोजहद करने वाला जबरदस्ती मेहनत करने वाले से बेहतर होता है। वो मौजू की तरफ पलटा। बोला मैंने कुछ पूछा था। मैंने वजाहत की। अगर लाशों को यूं ही छोड़ जाते तो कोई अदना जहानत रखने वाला भी जान जाता कि ये किसी स्नाइपर का काम है, और आम गुंडों में स्नाइपर नहीं पाए जाते, और स्नाइपर भी ऐसा जिसने 12 अफराद को अकेले ही नर्कवासी कर दिया हो। यकीनन श्रीनाथ 1 मिनट में समझ जाता कि ये दिनेश राम के आदमी का काम है, और बतौर स्नाइपर मैं इंडिया में खासा बदनाम हो चुका हूँ। 2 + 2 4 की तरह सबका शक मेरी तरफ जाता। असल बात की कुरेद होती और तहकीक करने पर दिनेश राम का राज फाश हो जाता, जबकि अब लगेगा कि इन पर फायर करने वाले ज्यादा लोग थे जिन्होंने इन्हें गाड़ियों के अंदर ही भून डाला। बाकी उम्मीद यही है कि श्रीनाथ अपने आदमियों का पोस्टमार्टम कराए बगैर ही क्रियाक्रम कर देगा। जब हर आदमी के जिस्म में दर्जनों गोलियां पेवस्त होंगी तो वजह जानने में वक्त कोई अहमक ही जाया करेगा। वैसे भी तवज्जो और बारीक बीनी से पोस्टमार्टम तब किया जाता है जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कोई खास शवाहिद हासिल करने हो। इनका पोस्टमार्टम हो भी गया तब भी किसी का रिपोर्ट देखने में दिलचस्पी जाहिर करना मुश्किल लगता है। वो मुंह बनाते हुए बोला, इससे बेहतर था गाड़ियों को आग लगा देते, ना रहता बांस और ना बचती बांसुरी। आदमियों के साथ दुश्मन की 2 कीमती गाड़ियां भी जाया हो जाती। मैंने उसे कड़ी नजरों से घूरा। कहा, इस तरह तो उनका क्रियाक्रम हो जाता और श्रीनाथ महाराज पर धावा बोलने का मौका हम खो देते। अब तो यकीनन इनकी चिता को आग लगाने खुद पहुंचेगा वो। मामला इतने ज्यादा चेलों की हलाकत का है। अपने दस्ते रास्त मोहन भिमानी के लिए तो यकीनन शमशान घाट आएगा, और उम्मीद है लबलबी दबाने का मौका मिल ही जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लबलबी दबाने वाली उंगली को नाकामी का मुंह देखने का मौका कभी नहीं मिला। उसने हैरानी जाहिर की। तुम्हारी पेशगोई हमेशा पूरी होती है। मैंने नफी में सर हिलाया। कहा, इसे पेशगोई नहीं, तजर्बे भरा अंदाजा कहते हैं, और जब बात तजर्बे की आती है तो अंदाजा कयास तखमीना नहीं रहता, यकीन की हदों को छूने लगता है। वो तहसीन-आमेज लहजे में बोला, मान गया बॉस। मैंने मौजू तब्दील किया। अगर ऐसा है तो जल्द से जल्द किसी ठिकाने पर पहुंचने की कोशिश करो। कार की डिग्गी हथियारों से भरी पड़ी है, ये ना हो अपनी कामयाबी को किसी की नजर लग जाए। बोला, मसला ही कोई नहीं। बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए उसने कार की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ाई। रास्ते में 2-3 लिंक रोड्स छोड़कर वो चौथी सड़क पर मुड़ गया। पहले हम 2 रोया सड़क यानी डबल रोड पर गामजन थे, अब सिंगल रोड आ गई थी। वो मोबाइल फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगा। राब्ता होते ही उसने कहा, तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, साथ एक मेहमान भी है। जरा सा वक्फा देकर बात सुनी और फिर बोला, खाना खाएंगे? शब बसरी का फैसला बॉस करेगा। जरा सा वक्फा देकर कहा, हाँ वही है, और बाकी बातें मिलने पर करेंगे। राब्ता मुनक़ता करके वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। रात यहीं गुजारेंगे या जोधपुर या पाली का कसद करेंगे? मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए। कहा, यहाँ मुझे देवगढ़ के पापी के ताज़ा हालात से बाखबर रख सको तो यहीं रात गुजार लेंगे। वो इत्मीनान से बोला, इसका इंतजाम तो हो चुका है, जहाँ भी रहें ताज़ा सूरत हाल से मुत्तला रहेंगे। मैंने चुप साधते हुए फैसला उसकी स्वाबदीद पर छोड़ दिया। 2 छोटे छोटे देहात गुजरने के बाद कदरे बड़ी आबादी नजर आई। उसने रफ्तार कम करते हुए कार सड़क से उतारकर एक गली में घुसा दी। गली गो कच्ची थी मगर काफी कुशादा थी।
तीसरे मकान के सामने कार रोकते हुए उसने हॉर्न दिया। चौड़ा दरवाजा फौरन खुल गया था। वो कार अंदर ले गया। दरवाजा खोलने वाला 30-35 साल का भरपूर मर्द था। बड़ी बड़ी मूछें, कंधों तक आती घुंघराली जुल्फें, गहरा सांवला रंग, मजबूत जिस्म, कमीज और धोती बांधे हुए था। जिसामत से पहलवान लग रहा था। हम जैसे ही नीचे उतरे वो बाजू फैलाता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। स्वागत है भाजी। मुझसे मुआनका करके उसने रशीद को भी जोरदार जप्फी डाली। वैसे तो इंडिया में सैकड़ों भाषाएं मतलब जबानें बोली जाती हैं। खुद इंडिया में रहने वाले फकत 1-2 जबानें ही जानते हैं। अगर सिर्फ रियासत राजस्थान का जिक्र करूं तो वहां दर्जनों बोलियां बोली जाती हैं, जैसे मारवाड़ी, हेरवाटी, पंजाबी, बेकनीरी, गोड़वाड़ी, देवड़ावाई, धावड़ी, रागड़ी, निमाड़ी, हाड़ूती और नागरचल वगैरह। किसी राजस्थानी को भी इन तमाम जबानों पर मुकम्मल उबूर न होगा। मुझे भी मुख्तलिफ लोगों से टाकरा होने पर मुख्तलिफ जबानें सुनना पड़ती। दौरान कोर्स हमें उमूमन हिंदी सिखाई जाती, जिसे हर इलाके के लोग ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो समझते ही हैं। जैसे पाकिस्तान में हर सूबे की अपनी बोली है, लेकिन उर्दू समझने वाले करीबन हर इलाके में मौजूद हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी या ज्यादा बोली जाने वाली जबान राजस्थानी भाषा है। तारुफी कलमात के बाद हम उसकी मैयत में चलते हुए वसी बरामदे में आ बैठे, जहां बान की चारपाई धरी थी। हमारे मेजबान का नाम विनोद सिंह था। हमारे तशरीफ टेकते ही विनोद सिंह इश्तियाक से मुस्तफसिर हुआ, कैसा रहा? रशीद मुतबस्सम हुआ, बोला, मोहन भिमानी की किसी ने हत्या कर दी। बेचारे को इतनी गोलियां लगी हैं कि जख्मों का शुमार करना मुमकिन नहीं। मुताज्जिब अंदाज में चिल्लाते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा। क्या सच में? मान गए उस्ताद, पहली ही बारी में श्रीनाथ का दायां बाजू काट दिया। रशीद इत्मीनान से बोला, और दूसरा नंबर श्रीनाथ का है। विनोद नफरत अंगेज लहजे में बोला, वो साला चूहे का माफिक बिल में घुसा है। रशीद ने मेरा अंदाजा दोहराया, बोला, अपने चिले चांटों की चिता को अग्नि देने तो जरूर आएगा। विनोद पुरख्याल अंदाज में बोला, परंतु कड़े पहरे में आवेगा। उसी दम रशीद का मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नजर दौड़ाकर बोला, लगता है पुलिस या श्रीनाथ के आदमी वकूए पर पहुंचने वाले हैं, और कॉल वसूल करते हुए मोबाइल फोन कान पर रख लिया। एक अधेड़ उम्र मुलाजमा ने आकर पूछा, सरदार जी भोजन परोस दूं? विनोद सिंह ने सवालिया नजरों से मुझे घूरा। मैं बेतकल्लुफी से बोला, भूख तो लगी है। वो मुलाजिमा की तरफ मुतवज्जे हुआ, परोस दो। मुलाजिमा वापस मुड़ गई। रशीद राब्ता मुनक़ता करते हुए बोला, श्रीनाथ के चेले पहुंच चुके हैं, पुलिस भी उनके हमरा है। मैंने कहा, अपने साथियों से कह दो हर पल की खबर रखें। रशीद बोला, फिक्र नहीं बॉस, पहले से हिदायत दे दी हैं। इसी दौरान मुलाजिमा ने बेतकल्लुफ खाना चुन दिया। खाने के दौरान हम गपशप करते रहे। खाना खाकर मैं SR1 की सफाई करने लगा, क्योंकि फायर होने के बाद हथियार की सफाई जरूरी होती है। विनोद सिंह और रशीद कार की डिग्गी से हथियार निकालकर किसी खुफिया जगह छुपा रहे थे। विनोद सिंह के देहाती तर्ज के वसी मकान में काफी गुंजाइश थी। चंद क्लेशनकोफे तो क्या, वो दर्जन भर गाड़ियों को भी आसानी से छुपा देते। शाम को मालूम हुआ कि पुलिस तमाम लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले गई है। साथ ही यह भी मालूम हुआ था कि अगले दिन देवगढ़ के शमशान घाट में उनके क्रियाक्रम का बंदोबस्त किया जा रहा था। रशीद ने तबसरा किया, सिक्योरिटी का तो सख्त इंतजाम होगा। मैंने फैसला सुनाया, फिर अभी से जाकर फायर करने के लिए मुनासिब जगह ढूंढना पड़ेगी। रशीद ने कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या कह रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, मजाक कर रहा था यार। उसने सुख का सांस लिया, शुक्र है, मैं तो समझा सच में रात ख्वारी में गुजरेगी। मैंने तस्दीक चाही, कहा, समातें काम करने लगी हैं ना? वो जल्दी से बोला, मैं भी मजाक कर रहा था। मैंने कहा, तो खाना खाकर आराम करो, खूब अच्छी तरह नींद करो। वो कता कलामी करते हुए चहका, शुक्रिया बॉस, बहुत शुक्रिया। मैं संजीदगी से बोला, मेरी बात पूरी नहीं हुई। उसने ख्याल जाहिर किया, जानता हूं तुमने यही कहना है कि कल सवेरे निकलेंगे। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, मालूम नहीं था कि तुम इतना गलत अंदाजा भी लगा सकते हो। वो मुताज्जिब हुआ, क्या मतलब? गोया सुबह भी आराम करना है, फिर श्रीनाथ के खात्मे को कब जाएंगे? मैंने मुंह बनाते हुए कहा, यही तो बता रहा था, मगर तुमने बात ही मुकम्मल नहीं होने दी। उसने तकिया दोहरा करते हुए कोहनी टेकी, चलें अब बता दो। मैंने वाज़े किया, विनोद को कहो हम 7 बजे खाना खाएंगे, उसके बाद तुम भरपूर नींद लेना, और 7:30 बजे हम देवगढ़ की जानिब रवाना हो जाएंगे। उसने तस्दीक चाही, सुबह के 7:30? मैंने नफी में सर हिलाया, कहा 1930 बजे, जिसे आम लोग शाम के 7:30 कहते हैं।
उसने दुहाई दी, मारे गए बॉस, जुल्म की कोई हद होती है। मैंने कहा 6:15 बज रहे हैं, तुम खाने से पहले भी पौन घंटा आराम कर सकते हो और खाने के बाद भी 10-15 मिनट मिल जाएंगे, और कितना आराम चाहिए। वो तंजिया लहजे में बोला, खुदा किसी स्नाइपर के साथ कब्र भी सांची न बनवाए। और वो विनोद को खाने का बताने चल दिया। मैंने बुलंद बांग कहा लगाया, मगर वो कोई रद्द अमल जाहिर किए बगैर निकल गया। खाने के बाद हमने कड़क चाय पी और जाने को तैयार हो गए। विनोद मुझसे बगलगीर हुआ और मेरा माथा चूम कर कहा, रब रखा मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुम हमारा फख्र हो। मैंने इंकिसारी से कहा, ये सब तुम लोगों की दुआओं के करिश्मे हैं वीर जी। जज्बाती लहजे में बोला, अपना बहुत ख्याल रखना, और मेरी पीठ थपथपा कर पीछे हो गया। रशीद पहले ही मुसाफा करके कार की तरफ बढ़ गया था। मैं उसके पीछे हो लिया। बड़ी सड़क पर चढ़ते ही मैंने खामोशी की दीवार गिराई। पूछा, देवगढ़ तक कितना वक्त लगेगा? रशीद ने शराफत से जवाब उगला, 2 घंटे लग जाएंगे। मैंने कहा, मुझे कमीनगाह में पहुंचाकर तुम किसी होटल का रास्ता नापना। वो अज़्म से बोला, इतना भी कमजोर नहीं हूं। मैंने मुंह बनाया, जितना सोचते हो उससे कुछ ज्यादा ही हो। वो मोतरिज हुआ, जासूस हूं, कमांडो नहीं कि मेरी जिस्मानी बर्दाश्त नापने में वक्त जाया करते हो। मैं तुर्की बतुर्की बोला, तुम्हें कुश्ती नहीं निगरानी करनी है। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, इतनी सर्दी में पूरी रात खुले में गुजारने की हिमाकत कोई संकी स्नाइपर ही कर सकता है, मेरे बस की बात नहीं। मैंने दोहराया, कहा तो है किसी होटल में चले जाओ। वो मस्किनत से बोला, महाराज दिनेश ने ताकीद की थी कि तुम्हारी हिफाजत में कोई कमी न छोड़ूं। मैंने मज़ाहिया अंदाज में कहा, तुम जैसा मुहाफिज खुदा किसी को न दे। वो इत्मीनान से बोला, बहरहाल फिक्र न करो, मैं होटल में जागता रहूंगा, कोई भी मसला हो फोन करना, मैं पहुंच जाऊंगा। मैंने मौजू तब्दील किया, शमशान घाट के करीब कोई ऊंचाई मयसर है? उसने इस बात में सर हिलाया, बोला, हाँ, देवगढ़ को नीम पहाड़ी इलाका समझो। मैंने कहा, इलाके को अच्छी तरह जानते तो हो ना? बोला, बेफिक्र रहें बॉस, देवगढ़ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। गपशप करते दरमियानी रफ्तार से कार चलाते हुए हम 2.5 घंटे में देवगढ़ पहुंच गए थे। शहर में दाखिल होते ही मैंने कहा, सीधे शमशान घाट चलो। वो शराफत से बोला, उधर ही जा रहा हूँ बॉस। शमशान घाट को देखने के बाद उसके करीब पड़ने वाली पहाड़ियों को देखा, मगर अंधेरे की वजह से दूर दूर तक दिखाव मुमकिन न था। बस मसनूई रोशनियों की मदद से अंदाजा ही लगाया जा सकता था। घंटे 1.5 की मटर गश्त के बाद मैंने रशीद को किसी होटल में चलने का कहा। वो मुताज्जिब हुआ, मगर तुम्हारा इरादा तो कुछ और था। मैं मुंह बनाते हुए बोला, मुझे तो हिफाजत का कोई बंदोबस्त नजर नहीं आया। वो बोला, वो श्रीनाथ के आने से घंटा भर पहले ही सिक्योरिटी लगाएंगे। ये तो नहीं कहा था कि सरे शाम ही रास्तों की निगरानी शुरू कर देंगे। मैंने कहा, खैर, मैंने इरादा मौखर कर दिया है, तुम्हारे बगैर अकेले में डर लगेगा। वो जल कर बोला, तुम बस मेरा खून खुश्क करना चाहते हो। मैं कहा लगाकर हंस दिया। वो खिसियाने अंदाज में बोला, बॉस, तुम झूठ भी इस सफाई से बोलते हो कि मुखातिब को सच ही लगता है। मैंने कहा, जिस बंदे से खुदा अक्ल छीन ले उसका वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। वो बोला, एक हिंदू का बहरूप भर कर मुसलसल खुदा की याद में लगे और मुझसे भी बेएहतियाती करवा रहे हो, जबकि जासूस का पहला उसूल है कि तन्हाई में भी अपने बहरूप के खिलाफ कोई हरकत करे और ना कुछ बोले। मैंने कहा, तो तुम करो एहतियात, किसने मना किया है? बाकी रहा मेरा काम, तो मैं जासूस नहीं स्नाइपर हूँ। उसने बेबसी से कहा, तुम लाइलाज हो बॉस। और उसने एक होटल की पार्किंग में कार मोड़ दी। इमारत की पेशानी पर होटल राजमहल दर्ज था। थोड़ी देर के बाद इस्तकबालिये से एक कमरे की चाबी पकड़कर हम पहली मंजिल की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। कमरे में 2 सिंगल बेड लगे हुए थे। ताज़ा दम होकर हम आराम करने लेट गए। आंखें मीचने से पहले मैंने उसे हिदायत दी, कहा, सुबह 6 बजे होटल छोड़ दें, और 6 बजे का मतलब है 6 में 5 मिनट कम। वो मोतरिज हुआ, तो साफ साफ कहें 5 मिनट कम 6 बजे। पूरा 6 बजे कहने का क्या मतलब हुआ? मैंने अपने फौजी होने की याद दहानी कराई। कहा, परदेश में आकर अपने पेशे के उसूल तब्दील नहीं हुआ करते। वो तैश भरे अंदाज में बोला, तुम मरवाओगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कहानी साथ साथ लिखी जा रही है, तो ये हो सकता है कि इसकी अगली अक़सात आने में थोड़ी ताख़ीर हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सिचुएशन को समझेंगे और हमारी दूसरी सीरीज को भी फॉलो करते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द आपके लिए मजीद अक़सात लेकर आते रहें। तब तक आप हमारी दूसरी सीरीज देख सकते हैं और सिराज टीवी पर आप इस्लामी कहानियां भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।